अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल मलेरिया को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को डिस्कस किया था, आज हम मलेरिया के बारे में जो है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसकी वजह को डिस्कस करेंगे कि कैसे मलेरिया होने की जो वजह है वो क्या थी और उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, यानी कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मलेरिया जो है ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है बहुत से कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में भी। तो इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह क्या है और कैसे ये दूसरों में फैलती है। मलेरिया के एग्जाम्पल में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है कॉज ऑफ मलेरिया एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया कैसे फैलता है और उसकी फैलने की वजह क्या है। 2000 साल पहले जो कुछ फिजिशियंस थे उनको ये ज़रूर पता था कि मलेरिया कोई डिजीज़ होती है, तो उन्होंने मलेरिया जो है उसको कुछ ऐसे डिफाइन किया, अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिकरिंग अटैक्स, यानी ऐसा बुखार जिसके अंदर चिल्स भी होते हैं और रिकरिंग अटैक्स भी होते हैं। चिल्स जो है ये हम कहते हैं बुखार के साथ सर्दी लगना। रिकरिंग अटैक्स का मतलब ये है कि अगर आपको एक बार बुखार हो जाए तो वो दोबारा भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस डिजीज को ये कहा कि ये उन लोगों में होती है जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं। मार्शी एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि जहाँ पे पानी की अमाउंट ज्यादा होती है या कीचड़ वाला जो इलाका होता है उसको मार्शी एरियाज कहते हैं, या उर्दू में इस मार्शी एरियाज को हम दलदल वाला इलाका भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मार्शी एरियाज हैं उनके अंदर स्टेगनेंट वाटर होता है, यानी गंदा पानी होता है। उस गंदे पानी की वजह से जो वहां की आबो हवा है वो भी गंदी हो जाती है, उसको बैड एयर कहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि मलेरिया की जो बीमारी है वो हो सकता है कि उन लोगों में इस वजह से हो रही हो कि वो उस बैड एयर में सांस लेते हैं। इस बिलीफ की वजह से इस डिजीज का नाम जो है वो मलेरिया रख दिया गया। मलेरिया जो है ये दो इटालियन वर्ड से मिलकर बना है, मैला और एरिया। मैला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, यानी कि बैड एयर में ब्रीथ करने की वजह से मलेरिया होता है। इस थॉट को क्लियर करने के लिए कुछ लोग जो हैं उन्होंने वहां का जो गंदा पानी था, जो स्टेगनेंट वाटर था, उसको पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि वहां का पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। क्विनीन सिंचोना बार्क। 17वीं सेंचुरी में अमेरिका से कुछ प्लांट्स जो हैं वो यूरोप तक जाते थे ताकि वो प्लांट्स जो हैं उनको मेडिसिन के तौर पे जो है वो यूज किया जा सके। अब ये जो प्लांट्स अमेरिका से जब यूरोप की तरफ जाते थे तो कुछ ताजिर तो जो थे बीच में वो ऑनेस्ट नहीं थे, यानी अपने काम के साथ वफादार नहीं थे। उनकी इस बेवफाई की वजह से जो है उन्होंने क्या किया, एक प्लांट था जिसका नाम था क्वीना क्वीना। अब ये क्वीना क्वीना जो प्लांट है ये बुखार के अंदर जो है काफी इफेक्टिव था उसको ट्रीट करने के लिए। क्वीना क्वीना जो है इसकी ट्रेडिंग जो है ये यूरोप तक जानी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वीना क्वीना का जो बार्क था, यानी जो उसकी लकड़ी होती है प्लांट की, उसको भेजने की बजाय इन्होंने किसी और प्लांट को भेजना शुरू कर दिया। यानी अपनी जो तिजारत थी उसके अंदर इन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई। लेकिन ये जो डिसऑनेस्टी थी ये लोगों के लिए काफी जो इफेक्टिव है वो प्रूव हुई। सिंचोना बार्क was found to be excellent for treating malaria। जो वो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उन्होंने क्वीना क्वीना की बजाय सिंचोना बार्क को जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया, उसको यूरोप में भेजना शुरू कर दिया। सिंचोना बार्क जो थी ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में काफी इफेक्टिव जो है वो साबित हुई। इस सिंचोना बार्क से एक चीज ये साबित हुई कि सिंचोना बार्क कंटेन्स क्विनीन दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज, यानी सिंचोना बार्क जो है उसके अंदर क्विनीन जो है वो होता है जो कि
मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। जब ये चीज़ डिस्कवर हुई कि सिंचोना बार्क जो है वो मलेरिया का ट्रीटमेंट है, तो काफ़ी फिजिशियंस जो हैं वो बगैर मलेरिया की वजह जाने सिंचोना बार्क को ही यूज़ करते थे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन 200 साल के बाद काफ़ी ऐसी डिजीजेस थी जिनमें ये साबित हुआ कि वो डिजीजेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। ऐसे छोटे जानदार जो हमारी आम आंख से हमें नजर नहीं आते। तो ये चीज जो है वो सोची गई कि हो सकता है कि मलेरिया जो है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ हो। इस नजरिए को देखते हुए लेवरेन एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि मलेरिया की वजह जानी जा सके। उसने मलेरिया के जो एक पेशेंट है उसका एक छोटा सा सैंपल लिया ब्लड का और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ये देखा कि उस जो मलेरिया का पेशेंट था उसके अंदर कुछ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स हैं, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन काफी साइंटिस्ट ने जो है वो इस चीज को कहा कि ये हो सकता है कि ये गलत कह रहा हो। लेकिन 2-3 साइंटिस्ट ने जब मजीद इस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया तो उनको भी वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो नजर आए। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो सिर्फ मलेरियल पेशेंट्स में होते हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो था ऑब्जर्वेशंस। तो मलेरिया के कॉज को फाइंड करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे साबित होती हैं कि मलेरिया और मार्शी एरियाज जो हैं उनका आपस में गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा क्विनीन जो है ये एक इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। और जो मार्शीज का पानी कुछ लोगों ने पिया था उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता, इसलिए मलेरिया का जो कॉज है वो मार्शीज का वाटर नहीं है। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, यानी जो मलेरिया का कोई भी पेशेंट है उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो लाजमी होगा। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनाई जाती है। तो इस मलेरिया के केस में ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है जो कि बाद में एक्सेप्ट भी हो सकती है। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो इस केस में ये हाइपोथेसिस बनाई गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। अब ये जो हाइपोथेसिस बनाई गई है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि अगर इस हाइपोथेसिस को अगर ट्रू माना जाए कि ये हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है, तो इसकी बेस पे ये डिडक्शन बनाई जा सकती है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यानी कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी पर्सन जिनको मलेरिया का बुखार हुआ है उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। अगर आप गौर करें तो इस डिडक्शन की स्टेटमेंट में इफ एंड देन का यूज हुआ है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इफ एंड देन लॉजिक की बात की थी। तो इससे यह साबित होता है कि इस हाइपोथेसिस को देखते हुए ये डिडक्शन बनाई जा सकती है। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस केस में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ये था कि 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया गया और 100 ही हेल्दी पर्सन्स का ब्लड लिया गया। उन दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि जो 100 हेल्दी लोग थे उनमें से 7 जो लोग थे उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। इससे ये साबित होता है कि वो जो 7 हेल्दी पर्सन के अंदर जो प्लाज्मोडियम देखा गया वो 7 लोग इंक्यूबेशन पीरियड में गुजर रहे थे। यानी इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट के अंदर जाता है और उसके अंदर बीमारी पैदा करता है, लेकिन बीमारी के सिम्टम अपीयर होने से पहले ही जो है उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। जैसा कि अगर
किसी भी पेशेंट को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई डिजीज होती है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं अगर वो इतनी जल्दी शो नहीं होते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मौजूद होगा ना उस पेशेंट के अंदर, तो उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे जब तक उसके बीमारी के सिम्टम्स शो नहीं होते। The results were quite convincing and proved that hypothesis Plasmodium is the cause of malaria was true। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए ये साबित हुआ कि जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो सच साबित हुई, ट्रू साबित हुई। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।